हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, पार्ट 23 अपने इसका करने जा रहे हैं और अब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद अपने दो टॉपिक रह गए वैसे आज की वीडियो के बाद। तो आज का जो टॉपिक है वो है लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब आपने जो पढ़ रहे थे एम्पियर लॉ पढ़ा था, तो एम्पियर का नियम है उसी पर आधारित ये वाला आज का अपना टॉपिक है। ठीक है भाई, अपने लंबे बेलनाकार देखो, एक तो है धारावाही चालक तार, लंबी धारावाही चालक तार या अनंत लंबाई की तार के कारण या अनंत लंबाई के चालक के कारण। और ये है लंबे बेलनाकार। बेलनाकार मतलब उसकी थोड़ी बहुत क्या होगी, थिकनेस भी होगी। भाई इसमें क्या चीजें आ जाएंगी, या तो आपके पास कोई ऐसा कंडक्टर हो जो क्या हो, सिलेंड्रिकल हो, कोई मेटल से बना हुआ हो सकता है, या इसमें जो थिक वायर यानी मोटी तारें होती है ना, जो जो इतनी इतनी मोटी अपने डालते हैं करंट फ्लो के लिए, जो बड़ी तारें डाली जाती हैं वो भी इसी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो उसके कारण अपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, जो बड़ी तारें होती हैं, मोटी तारें होती हैं, उसके कारण। तो दोनों ही इस टॉपिक में आ जाएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ठीक है, तो अब अपने पास क्या है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर लेंगे अपने, एक यानी बेलनाकार कंडक्टर लेंगे। माना एक कैपिटल आर त्रिज्या के बेलनाकार चालक में आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के लंबवत अलग अलग दूरियों पर हमें एम्पियर के नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, देखो क्या है यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जो बेलन है ना अपने पास, ये वाला मान लो ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, अपने पास बेलन है। तो इस बेलन में क्या है, इस पूरे बेलन में यहाँ पर जो धारा इसमें जा रही है वो आई धारा जा रही है। अब उसको धारा को दिखाने का तरीका मेरा ये होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर मैं दो क्या लगा दूंगा, ये वाले एरो लगा दूंगा और यहाँ से धारा पीछे से आ रही है। ऐसे इसमें क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो अब इसका क्या है, ये वाला एक्सिस है मेन, ये वाला मान लो आपके पास क्या है, ये एक्सिस है मेन। तो इस एक्सिस से क्या है कि आपके पास अलग अलग डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब पहले अपने क्या लेंगे कि मान लो आपके पास एक पी पॉइंट ऐसे है जो सिलेंडर से बिल्कुल क्या है, आउटसाइड है। तो उस आउटसाइड पॉइंट पर आपको क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना। फिर वही कि यहां पर अगर मान लो ये पी पॉइंट आपका सरफेस पे हो, फिर ये क्या हो, इनसाइड हो, और चौथे नंबर पर बिल्कुल जो ये सिलेंडर है इसके सेंटर पे या एक्सिस पे पॉइंट हो, तो उस पर, इन चारों पॉइंट पर, जैसे आप स्फीयर के लिए निकालते थे ना, मतलब गोले के लिए निकालते थे, तो उस गोले के लिए आप अलग अलग बिंदुओं पर बिल्कुल वैसी ही चीज है, वैसा ही ग्राफ बनेगा, वैसे ही फॉर्मूले आएंगे। तो देखो सबसे पहले जब बिंदु बेलाकार चालक के बाहर स्थित है, तो ये गाउस नियम की याद अपने को दिला रहा है। गाउस नियम में अपने ऐसे ही करते थे। ठीक है, गोले के लिए वहां निकालते थे, तो गाउस नियम की ये याद दिला रहा है। अब देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपका जो बिंदु है यहाँ पर पी पॉइंट बाहर स्थित है, तो अपने क्या करेंगे, एम्पियर का नियम लगाने के लिए यहां से गुजरता हुआ एक बंद पथ बनाएंगे। ठीक है, बंद पथ बनाएंगे और ये बंद पथ इससे स्मॉल आर दूरी पर है, क्योंकि पी पॉइंट स्मॉल आर दूरी पर है। इस बंद पर पथ पर अपने डीएल वेक्टर लेंगे। ठीक है, एक डीएल अल्पांश लेंगे, इसकी दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। और अगर मान लो आपके पास एक धारावाही चालक है और उसके कारण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो वही दाएं हाथ का नियम, तो इसके कारण भी पी बिंदु पर दिशा अंदर की ओर होगी, मतलब बी और डीएल की दिशा सेम होगी। और इसको तो चाहे रट्टा ही लगा लो, बी और डीएल की दिशा हर जगह एम्पियर के नियम में सेम ही आएगी। ठीक है, तो वही चीज है कि माना पी बिंदु चालक के अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर स्थित है, तो चुंबकीय क्षेत्र की गणना है तो स्मॉल आर त्रिज्या का वर्ताकार रेखीय पथ बनाते हैं। इस पथ के प्रत्येक बिंदु पर बी का मान समान रहता है। ये मैंने आपको बताया भी था, एम्पियर के नियम को लगाने के लिए जो आपके पास वृत्ताकार पथ होना चाहिए वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, वृत्ताकार पथ पर बी का जो मान है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो सेम रहना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो एम्पियर के नियम से अपने यहाँ पर म्यू जीरो बी डॉट डी एल म्यू जीरो सिग्मा आई के बराबर आता है, ये वाली चीज। तो म्यू जीरो सिग्मा आई के बराबर आती है। अब सबसे पहले अपने बी डॉट डी एल का मान ज्ञात करेंगे, तो बी डॉट डी एल का मान कैसे निकालेंगे, बी डी एल कोस थीटा, और बी कोस थीटा का मान मैंने आपको बता ही दिया जीरो। तो ये वही प्रोसेस है जो इससे पीछे वाला टॉपिक किया था ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो ये बी डी एल कोस थीटा, डी बी डी एल आ जाएगा, बी बार आ जाएगा, डी एल क्या है, आपके वृत्ताकार जो आपने पथ लिया हुआ है इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो ये वृत्ताकार पथ की क्या बन जाएगी, परिधि बन जाएगी। तो ये बन जाएगा बी इंटू टू पाई आर। और सिग्मा आई जो ये पूरा आपका बेलन है, ये वाला
अब पूरा बेलन है, इसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई धारा इसमें से जा रही है, तो जो ये बंद पथ है इसके अंदर कितनी धारा कैद है, आई कैद है, तो वो धारा आपको लिखनी है जो कैद होती है धारा। तो बंद पथ से गुजरने वाली धाराओं का योग, तो जब धारा ही एक जा रही है तो सिग्मा आई आई के बराबर हो गया। तो समीकरण 2 और 3 से मान आप एक में रख दो, तो बी इंटू टू पाई आर बराबर म्यू नोड आई। तो बी बराबर क्या आ गया, म्यू नोड आई बटा टू पाई आर। ये बिल्कुल वैसा ही आ गया फॉर्मूला जैसा आपने अनंत लंबाई के तार के कारण निकाला था। ठीक है, अब अगर बिंदु बेलन की सतह पर स्थित हो तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कर देंगे। तो इस जो समीकरण है इसमें स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रख दो, तो म्यू नोड आई बटा टू पाई आर आ जाएगा। ठीक है, इसमें डायग्राम की जरूरत ही नहीं है। अब मेन चीज जो आती है वो मेन चीज आती है बेलन के जब अंदर स्थित है बिंदु, यानी स्मॉल आर आपका बेल, यहाँ पे कैपिटल आर जो मैं ले रहा हूँ ना, कैपिटल आर बेलन की त्रिज्या है। ठीक है ना, इसको याद कर लेना, बेलन की ये क्या है, त्रिज्या है। तो अब मान लो आपका जो बिंदु है वो बिल्कुल यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इस P बिंदु आपका यहाँ पर है। तो अब इस P से गुजरता हुआ अपने को क्या करना पड़ेगा, एक वृत्ताकार पथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, वृत्ताकार पथ ये बनाया हुआ है, स्मॉल आर त्रिज्या का है ये वाला। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि इस वृत्ताकार पथ पर बी और डीएल की दिशा तो सेम ही होगी, क्योंकि धारा वही अंदर की है और ये बिंदु अब अंदर स्थित है। ठीक है, तो वही एम्पियर, इस स्थिति में हम बेलन के अंदर स्मॉल आर त्रिज्या का क्या करते हैं, बंद पथ बनाते हैं। तो एम्पियर के नियम से बी डी एल बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। तो सबसे पहले अपने बी डी एल का मान निकालेंगे। तो बी डी एल का मान निकालने के लिए बी डी एल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, तो बी डी एल कोस थीटा और थीटा का मान 0 है तो कोस थीटा 1। तो बी डी एल यानी बी बाहर आ जाएगा और डीएल अंदर रहेगा, तो बी इंटू टू पाई आर, यानी जो ये पथ है इसका क्या आ गई, त्रिज्या, सॉरी परिधि आ गई। ठीक है, क्योंकि डीएल आप किस पर लेते हो, जो बंद पथ लेते हो उसी पर, उसी के क्या करते हो, डीएल अल्पांश लेते हो आप। तो बी इंटू टू पाई आर। अब सिग्मा आई, सबसे मेन चीज यहां पर ये है, सिग्मा आई क्या है, बंद पथ से गुजरने वाली धारा। तो आप एक चीज देखो बच्चों यहां पर कि जो ये वाला टोटल यहां पर ये बेलन है, इसमें से आई धारा जा रही है। तो अब ये क्या है, इस टोटल में से आई धारा जा रही है, तो अब इस टोटल का ये टुकड़ा लिया हुआ, तो इसमें से कितनी जाएगी अपने को ये निकालना है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लेंगे वो कॉन्सेप्ट लेंगे क्षेत्रफल का। यहाँ आयतन का नहीं आएगा बच्चों, आप याद रखना, किसका आएगा, क्षेत्रफल का कंसेप्ट आएगा। कैसे कि इस पाई आर स्क्वेयर, जो ये बेलन का क्या है आपके पास, पाई आर स्क्वेयर, ये इसका अनुप्रस्थ काट है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वेयर अनुप्रस्थ काट से जो गुजरने वाली धारा है वो तो आई है। तो अपने को तो स्मॉल आर से निकालना है, तो पाई स्मॉल आर स्क्वेयर से जो गुजरने वाली धारा है उसका मान आपको निकालना होगा। ठीक है, फिर टोटल आपके पास क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा है और आपको निकालना है पाई स्मॉल आर से गुजरने वाली धारा। तो पाई कैपिटल आर स्क्वेयर क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा है आई, और पाई स्मॉल आर स्क्वेयर से गुजरने वाली धारा तो आई, और बटा में ये कैपिटल आर स्क्वेयर और इंटू स्मॉल आर स्क्वेयर। अब जिसको नहीं समझ आया, यहाँ पर मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि 10 पेन का मूल्य अगर 50 रुपए है, तो ये कह रहा है कि 5 पेन का मूल्य निकालो आप, तो आप क्या करते हो, ऑटोमेटिक से 50 बटा 10 गुणा 5 कर देते हो। वही चीज आई बटा में ये गुणा में ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो क्या आ गया आपके पास यहाँ पर कि पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये सिग्मा आई का मान आ गया आई इंटू स्मॉल आर स्क्वेयर बटा में कैपिटल आर स्क्वेयर। ठीक है, ये आ जाएगा। और तो समीकरण 3 और 2 से मान अपने किस में रख देते हैं, एक में। 3 और 2 से मान किस में रख दिया, एक में। तो बी इंटू टू पाई आर बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर बटा में कैपिटल आर स्क्वेयर, क्योंकि आई आर स्क्वेयर और बटा कैपिटल आर स्क्वेयर ये तो सिग्मा का मान, और साथ में क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। जो एम्पियर नियम वाली समीकरण है उसमें रखा है ये वाला मान, ऊपर ये वाली समीकरण, ये वाली। ठीक है, यहां पर रख दिया। तो अब देखो यहां पर देखो क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों कि स्मॉल आर से स्मॉल आर स्क्वेयर कैंसिल, तो ये स्मॉल आर आ गया और बटे में कैपिटल आर स्क्वेयर तो है, तो म्यू नॉट आई आर बटा कैपिटल आर स्क्वेयर। तो बी बराबर ये आ गया आपके पास। अब इसमें देखो थोड़ा सा चेंज हो गया फॉर्मूला, यहां पर जो बी है वो आपकी क्या है, जो दूरी है ना इसके समानुपाती आ रहा है, और ऊपर जो बी था वो क्या आ रहा था, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती आ रहा था। तो ये बिल्कुल जैसे आपने अचालक ठोस गोला लिया था उसके अंदर बिंदु के लिए निकाला था, बिल्कुल वैसा सही रिजल्ट है। ठीक है, वहां पर आपके पास क्या आया था, के क्यू बटा आर क्यूब इंटू में स्मॉल आर, और यहाँ पे आ रहा है म्यू नॉट आई आर बटा में टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें क्या है आपके पास जो ग्राफ बनाना है, अब सबसे पहले कि बेलन के केंद्र पर स्थित बिंदु के लिए जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो केंद्र के लिए स्मॉल आर जीरो, और स्मॉल आर जीरो आपको इसमें रखना होगा, ना कि ऊपर वाले में। कई बच्चे कहते हैं कि सर स्मॉल आर अगर मान लो पहले फॉर्मूले में रखें, इस वाले में,
तो सर बी का मान अनंत आ जाएगा। लेकिन आप देखो कि जो बेलन का केंद्र है वो बेलन के बाहर स्थित होता है या अंदर स्थित होता है, तो अंदर स्थित होता है, तो अंदर वाले फॉर्मूले में स्मॉल आर जीरो रखोगे, और जब अंदर वाले में जीरो रखोगे, यहाँ पर आर की वैल्यू जीरो रखोगे, तो बी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब बी और आर के मध्य आपको क्या खींचना है बच्चों, यहाँ पर ग्राफ। तो अब यहाँ पर वैल्यू लिख लो ये वाली। ठीक है, वैल्यू लिख के और जब अपने ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर, तो देखो ग्राफ से आर पर बी जीरो, तो सबसे पहले अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, केंद्र वाला बिंदु है जहाँ पर आर जीरो है और बी भी कितना है, जीरो है। फिर यहाँ से आप देखो कि अंदर जो होता है बेलन के वो क्या होता है, समानुपाती होता है, तो ये समानुपाती रूप से बढ़ता है और सतह पर जाके बी का मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। अब जैसे ही सतह से बाहर जाते हैं अपने, तो बाहर जाने पर क्या हो जाता है बच्चों, ये वाला मान फिर से घटना स्टार्ट हो जाता है और घटते 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 ये कहाँ चला जाता है, अनंत पर जाके जीरो। तो ये ऐसा ही ग्राफ आपने अचालक ठोस गोले के लिए बनाया था और वैसा ही ग्राफ आपका यहाँ पर आ रहा है। अगर वो वाले ग्राफ आपको याद है तो ये वाला ग्राफ आपका आसानी से हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये टॉपिक था। अब देखो ये वीडियो छोटी बन रही है, लेकिन मेरे को, मैं इस कारण वीडियो थोड़ी सी यानी ज्यादा बनाता हूँ। देखो टाइम उतना ही लग जाता है। अगर मान लो इस वीडियो को मैं पिछली वाली वीडियो में इकट्ठा करता, तो जो उस एक वीडियो को तैयार करने में टाइम लगना था वो इन दो को तैयार करने में लगेगा। लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए क्या करता हूँ बच्चों, टॉपिक अलग अलग करके वीडियो बनाता हूँ, कि आपको क्या है कि वीडियो के अंदर से ना ढूंढना पड़े कि कब सर ने टॉपिक स्टार्ट किया, कब क्या किया। यानी कि आपको क्या है, अलग से टॉपिक ही मिल जाए वीडियो का। ठीक है, तो इस कारण मैं अलग अलग वीडियो बनाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और थोड़ी सी 2 मिनट बात भी कर लेते हैं। चलो आज अपना टॉपिक छोटा था। तो बाकी क्या है कि बच्चों एग्जाम के लिए आज से बहुत सारे बच्चे मुझसे ये कह रहे हैं कि सर जल्दी सिलेबस पूरा करा दो, हमें रिवीजन भी करना उसके बाद। तो ये उसके बाद वाला कंसेप्ट तो आपका बिल्कुल गलत है। जो बच्चा ये सोच के बैठा है ना कि मैं सिलेबस पूरा करके और फिर रिवीजन स्टार्ट करूंगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है इस साल, तो बहुत बड़ी। क्योंकि इस साल स्कूलों में भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है अभी तक। गवर्नमेंट ने 2 ही तो महीने दिए हैं, 2-3 महीने अब पूरा करवाने के लिए। और उसमें 60% उसने कहा है, तो 60% भी अपने ले तो बहुत सिलेबस हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर आप ऐसे सोचोगे कि सिलेबस पूरा होगा उसके बाद अब क्या है, अपने जो रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो वो होगा ही नहीं आपसे रिवीजन। तो रिवीजन करने का यही तरीका है और मैंने यही तरीका अपनाया था। हमारे टाइम में तो पूरा टाइम था हमारे पास, हमारा सिलेबस तो पहले हो गया था। लेकिन फिर भी मेरा तरीका यही रहा शुरू से, और पिछले साल मेरे से जो पढ़े हुए टॉपर बच्चे हैं उनका तरीका भी यही था। मैंने उनको एक बात बोली थी, मैं उनको हमेशा कहता था कि बच्चों आप साथ साथ रिवीजन स्टार्ट करो। कि देखो मान लो आज मैंने 15 मिनट की वीडियो या आपको 15 मिनट का टॉपिक बनाया, तो इसको 15 मिनट देखने को लग गए, आपको 15 मिनट इसको लिखने में लग जाएंगे। आधा घंटा फिजिक्स पढ़ी है आपने, बस आधा घंटा पढ़ के आज की फिजिक्स नक्की होगी क्या? ये कभी नहीं होता। अगर आप मान लो डेली आप फिजिक्स को 2-2.5 घंटे दे रहे हो, तो उसमें आधा घंटा या 1 घंटा जो आप नया टॉपिक जो आपको आज करवाया है, मान लो आप अगर मेरी वीडियो से भी देख रहे हो, स्कूल में भी पढ़ रहे हो, आधा आधा घंटा वो हो गया। तो बाकी 1 घंटा आप रिवीजन कर सकते हो। आप क्या करो, कोई भी चैप्टर पिछला उठा लो, उसमें से डेली 2 या 3 टॉपिक आप अपना रूटीन बना लो भी मेरे को ये करने ही करने हैं, और ऐसे तैयार करने हैं कि आज पेपर हो जाए और बस मैं उसमें वो टॉपिक कराऊंगा। ठीक है, भी उसको ऐसा तैयार करना आपको। तो 2 या 3 टॉपिक अगर आप डेली तैयार करने लग जाते हो, तो 1 महीने में 90 टॉपिक हो जाते हैं, और 90 टॉपिक में 10 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों। ठीक है ना, 90 टॉपिक में तो 9 या 10 चैप्टर एवरेज। तो क्या है कि आपको बस 2 या 3 ही टॉपिक तैयार करने हैं। 3-4 दिन में एक चैप्टर हो जाएगा, और 1 महीने में 10 चैप्टर आपके आराम से होंगे, और 1.5 महीने में आपके 15 चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो 1.5 महीना आपके पेपरों में अभी पड़ा है, 1.5 महीने तक 15 चैप्टर का रिवीजन हो गया, तो लास्ट में 2 चैप्टर का रिवीजन तो आप कर ही सकते हो। 3-4 छुट्टियां हैं फिजिक्स के पेपर में, उनको तो वहां पर भी तैयार कर सकते हो। तो आप इस तरीके से ये तैयारी करके चलो, बना के चलो अपना रूटीन। ठीक है ना, तो ये मत सोचो कि सिलेबस पूरा होगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ये बिल्कुल गलत धारणा आपकी। ठीक है, और इसके बाद मैंने पोल करवा रखा है टेलीग्राम चैनल पर, उस पोल पर जाके ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो। जो चैप्टर आप कहोगे उसी के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा। 11वां 12वां 16वां मुझे भी पता है ये चैप्टर हार्ड है, तो ये चैप्टर पहले करवा देंगे अगर आप कहते हो तो, कोई बात नहीं। और क्या है कि नेक्स्ट जो आपको वीडियो में मिलते हैं अपने, आज इतनी ही बात करनी थी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।